देश प्रेम। पहला दृश्य, स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह महाराव सिसोदिया वंश हाड़ों को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अभय सिंह महाराव, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न संगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। राव हेमू, और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह, इसमें भी कोई संदेह है महाराव। चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। राव हेमू, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो? अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अभय सिंह महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्रा में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है, वह है महाराणा लाखा। राव हेमू, ताकत की बात ना छेड़ाए अभय सिंह। प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इतने बड़े दबंगा को मेवाड़ अपने पारनांगे मंगे आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथा माने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। राव हेमू, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है, और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। अभय सिंह, तो मैं जाऊं? राव हेमू, आपकी इच्छा। मैक्रोन, दोनों का दो तरफ प्रस्थान। पट परिवर्तन। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उससे मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा ही हृदय जानता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा का अभिवादन करना। अभय सिंह, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग आए, यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? महाराणा, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम सभी आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है? और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है, उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। अभय सिंह, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुँचा है। महारावल बापा का वंशज मैं, लाखा, प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं
करूंगा। अभय सिंह, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। महाराणा, आप यह क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाहीं पर वचन न जाई, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। नेपथ्य में गान, ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला। ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। गाते हुए चारनी का प्रवेश। महाराणा, तुम कुछ गा रही थी। चारनी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांध कर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थीं, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारनी, यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सभी को विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आज हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी है तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। महाराणा, चारनी, तुम बहुत देर से आई। अभय सिंह, चारनी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लेंगे, अन्न ग्रहण न करेंगे। चारनी, दुर्भाग्य। कुछ सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अभय सिंह, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चारनी, उसका एक उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा, उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा, अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। सबका प्रस्थान। तीसरा दृश्य, चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा। महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया? ठीक बन गया है ना? महाराणा, क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज। शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रन की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रन होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएगा, जो बदंकु आगे से हम लोग आगे पर छमूछे वार करेंगे। कुछ घटंगे ऐसा ही खेल होगा
और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलेंगे। दोनों का जाना। दूसरी तरफ से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़नुक्ता को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम अपनी जन्मभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वशंग आके मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें। नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है, वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि से सौदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह, जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेलकर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है। लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो, हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। चौथा दृश्य, स्थान बूंदी के नकली दुर्ग का बदन द्वार। महाराणा लाठा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूरज डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशाने का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवार की आड़ मंगे उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इन आकस्मिक प्रहारों से भौंचक्की रह गई। अब दुर्ग के भीतर हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही समय का विलंब है। महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिला जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता, और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अभय सिंह, मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होते देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था, और कुछ क्षणों के लिए सफेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो।
तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। महाराणा, निश्चय ही इन वीरों का जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा कर रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। तेज धमाका और प्रकाश का होना। महाराणा, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मत वाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजय श्री प्राप्त कर सकेंगे। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थानद्ध। महाराणा, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ में आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। चारनी का प्रवेश। चारनी, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है। महाराणा, चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ, ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेशार्थ। महाराणा, शव के पास बैठते हुए चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? रावहेमू का प्रवेश। रावहेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है, न कोई महाराणा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, हम सबके हृदय में एक ही ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराव, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से समर सत्य आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सभी का वीर सिंह के शव के समक्ष झुकना